चलिए जी, अगला आपका एडिटोरियल भी है और आर्टिकल भी है, दैट इज अबाउट डिजिटल अरेस्ट। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2IAS अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5,000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है, और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब डिजिटल अरेस्ट जब आप टर्म सुनते हो आपको लग सकता है कि पुलिस ने पकड़ा डिजिटली, जैसे वीडियो कॉल पे ही जो भी अक्यूज्ड है या जो भी कन्विक्ट है वो वहां पे बैठा रहेगा और वीडियो कॉल चलती रहेगी। पर ये नाम इस पर्पस से यूज बिल्कुल भी नहीं होता। ये लीगली कहीं पे भी अलाउड नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट आप बना सकते हो। पुलिस को फिजिकली ही जाना पड़ेगा अरेस्ट करने के लिए। ये जो डिजिटल अरेस्ट टर्म है ये साइबर क्रिमिनल्स यूज करते हैं। वो क्या करेंगे, आपको कोई लिंक भेज देंगे जो कि मैलिशियस होगा। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे एक वीडियो ऑन हो जाएगी और सामने आपको ऐसे दिखेगा कोई ऑफिसर बैठा हुआ है। वो आरबीआई का ऑफिशियल आप खुद को मेंशन कर सकता है या फिर बताएगा मैं आईपीएस ऑफिसर हूं। कोई भी डेजिग्नेशन लेके वो बैठ जाएगा दूसरे एंड पे और वो आपको बोलेगा आपने हिलना नहीं अब अपनी जगह से। आपका जो आधार कार्ड है या पैन कार्ड है वो किसी मैलिशियस एक्टिविटी में फाइंड आउट हुआ, इस वजह से हम आपको क्या कर रहे हैं, डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी जगह से हिलोगे नहीं, आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी कांटेक्ट नहीं करोगे। तो मतलब ये जो डिजिटल अरेस्ट है ये कोई लीगल टर्म नहीं है। ये साइबर क्रिमिनल्स के केस में हम टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं, दैट इज डिजिटल अरेस्ट। मतलब एक तरह का साइबर क्राइम है, ये अरेस्ट नहीं हुआ यहाँ पे। तो इसी डिजिटल अरेस्ट के जो केसेस थे ये बढ़ने लगे। मतलब आप 2020 के बाद देखोगे कि जो उनका नंबर था बढ़ता ही जा रहा था। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं 2014 के बाद हम थोड़ा डिजिटलाइज होने लगे और जब डिजिटलाइज होने लगे तो उसके एडवांटेजेस बहुत सारे आए पर डिसएडवांटेजेस भी आगे। क्रिमिनल एक स्टेप आगे रहते हैं पुलिस से। तभी तो आप जब भी गेम खेलते थे चोर पुलिस बोलते थे, मतलब चोर आगे आगे भाग रहा है पुलिस उसके पीछे चला हुआ है। वैसे इनका टेक्नोलॉजिकली अगर देखें तो ये हमेशा आगे रहते हैं एक स्टेप। बाद में हम अपडेट करते हैं खुद को कि अच्छा क्राइम इस तरीके से भी हो सकता था, क्योंकि उनका काम ही ये सोचना है कि पुलिस से आगे कैसे रहना है। तो यहाँ पे ये जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस थे ये बढ़ते जा रहे थे। अब इनका नंबर ड्रॉप हुआ है और जब ड्रॉप हुआ नंबर तो एक तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे आजकल आप कॉल करते हो तो क्या आता है सबसे पहला लाइन, हाँ ये वाली, ये बहुत डेंजरस है। ऐसे लगेगा आपको कि पता नहीं स्कैमर को इतनी कॉल लगी। उन्होंने बोला अगला कॉल स्कैमर का भी हो सकता है, इस तरह से बोल रही है ना वो। तो क्या होता है, अवेयरनेस का एक प्रोग्राम होता है कि सबको नहीं है पता कि ऐसे डिजिटल अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम भी हो रही है। जब किसी ने बोल दिया सामने से डिजिटली अरेस्ट, आपको तो वर्ड वो स्ट्राइक करेगा अरेस्ट। डिजिटल आपने सुना ही नहीं था पर अरेस्ट तो सुना था। अब जिसको नहीं है पता कि ऐसी भी साइबर क्राइम में एक्टिविटीज होती हैं तो वो तो फंस जाएगा। और फिर वो क्या बोलेंगे सामने से कि अगर आपको छूटना है तो इतना अमाउंट ऑफ मनी हमको देना पड़ेगा। वो आपको हिलने नहीं दे रहा है आपकी जगह से और ऊपर से बोल रहा है मैं ऑफिशियल हूँ। प्रॉपर ड्रेस कोड वैसा ही पहनेगा जैसे ऑफिशियल्स पहनते हैं। आरबीआई का ऑफिशियल होगा, बढ़िया प्रॉपर कोट पैंट पहनना होगा और आपको बोलेगा इधर ही बैठे रहना है, हिलना नहीं है। तुम्हारा जो नाम था वो म्यूल अकाउंट के साथ जुड़ा हुआ था। अब मैंने म्यूल अकाउंट बोल दिया तो म्यूल को जब आप बायोलॉजिकली पढ़ते हो तो ब्रीडिंग करवाई गई थी हॉर्स और दूसरी तरफ डोंकी, तो इनका प्रोडक्ट निकल के आता है मेल म्यूल। आप देख लेना मेल एंड फीमेल कौन कौन था, पर यहाँ पे म्यूल निकल के आता है। वैसे ही बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक टर्म यूज करी जाती है दैट इज म्यूल अकाउंट। म्यूल अकाउंट का मतलब होता है इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं अपने को कि पैसे का ट्रांजेक्शन तो हो रहा है पर वो जो नाम यूज करे गए हैं अनोनिमस है, हमें उनका कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है और जो ट्रांजेक्शन हो रही है करोड़ ऑफ रुपीज यहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है, इनको कैच करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। तो मतलब फिर से क्या हुआ, चोर आगे निकल गया और उनके पीछे पीछे उनको पकड़ने वाले आएंगे। यहाँ पे हमें यही दिख रहा है। अब वहीं से इमर्जेंस होता गया साइबर क्राइम्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स इमर्ज हुए। कभी ट्रोजन हॉर्स आ गया, कभी रैंसमवेयर टर्म आप सुनने लगे कि आपका जो डेटा है वो तभी एनक्रिप्ट हो पाएगा जब आप अमाउंट पे करोगे हमें। अकाउंट भी तुम्हारा ही पर किसी ने हैक कर लिया इस तरह से, वो तुम्हें बोलेगा कि तुम्हें पहले पेमेंट करनी पड़ेगी तभी तुम लॉग इन कर पाओगे। तो रैंसम उसको बोल देते हैं कि पैसा दो और अपना अकाउंट ओपन कर लो। अब वैसे ही एक टर्म इमर्ज करने लगी दैट इज डिजिटल अरेस्ट। अब लोगों को तो पता होता नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट नहीं है
इवन आप फॉरेन डेवलप कंट्रीज में भी देखोगे, वहां पे भी डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है। हाउस अरेस्ट भी होता है पर उसके ऊपर पूरा चेक रखा जाता है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो रखी है, उसके बॉडी के ऊपर सेंसर लगाए जाएंगे कि अगर इस पेरीमीटर के ये बाहर जाने की ट्राई करते हैं तो हमें पता आ जाएगा, और जो भी नियर बाय पुलिस स्टेशन होगा वो फटाफट से उसको कैप्चर करे वहां पे जाके। तो ये वाला प्रोविजन तो है। बट डिजिटल अरेस्ट की वीडियो कॉल आई आपको, जूम लिंक के थ्रू, व्हाट्सएप पे आई, ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होता। यहां से इंडिकेट होता है कि अगर इसके केसेस इतने सारे आते हैं तो मतलब अवेयरनेस की कितनी कमी है। अरेस्ट वर्ड सुन के लोग डर जाते हैं, कईयों को ये भी रहता है कि बेइज्जती हो जाएगी कि क्राइम के अंदर इन्वॉल्व था। तो आधा तो ये जो सोशली स्टिग्मेटाइज चीजें हैं ना, इसके चक्कर में ही लोग छुपा लेते हैं अब बातों को। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो डिजिटल अरेस्ट का नंबर है, नंबर ऑफ केसेस, वो रिड्यूस हुए हैं विद टाइम। अगर मैं केसेस का नंबर आपको दिखाऊं, 2024 में 1,23,662 केसेस आसपास से डिजिटल अरेस्ट के। अब यहां से आपको दिखेगा ड्रॉप, 2025 में यही 58,249 के आसपास पहुंचे, और अभी जून 30, 2026 के केसेस देखोगे तो 16,377 तक का है। तो मतलब यहाँ पे जो हमारी अथॉरिटीज हैं उन्होंने ठीक से काम करा है। पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है, शायद किसी ने बताया नहीं, कि मान लो किसी के लिए शायद 10,000 उतना बड़ा अमाउंट था ही नहीं, तो उसने बताना भी जरूरी नहीं समझा। दोनों पॉसिबिलिटी है, पर अगर आप नंबर में ड्रॉप देखो वो बहुत ज्यादा है। कहां पे 1 लाख था, फिर कहां पे आपका 58,000 के आसपास आपको दिख रहा है, और कब अब जाके यहाँ पे ये 16,000 पे पहुंच चुका है। तो जो डिजिटल अरेस्ट के नंबर ऑफ केसेस हैं वो रिड्यूस हुए हैं। मेंस के लिए बहुत बढ़िया आर्टिकल है, इसको ठीक से प्रिपेयर कर लेना है आपने। भारतीय न्याय संहिता 2023 का, जिसे पहले इंडियन पिनल कोड बोलते थे, उसमें कोई भी प्रोविजन डिजिटल अरेस्ट के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। हाँ, जो डिजिटली कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करी जाती है उससे रिलेटेड एविडेंसेस का जरूर मेंशन है, बट डिजिटल अरेस्ट टर्म का कोई मेंशन वहां पे नहीं करा गया है कि पुलिस ऐसी चीज कंडक्ट करेगी। तो पहले तो देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्टिव्स दिए हैं कि जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स हैं इनको आपने कर्ब करना है, यानी कि इनके केसेस और रिड्यूस करने हैं। और ये रिड्यूस कैसे करे जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अवेयरनेस निकल के आती है। एंड नंबर 2, जो भी हमारे एक्ट्स होते हैं, कानून होते हैं, लॉज होते हैं, उनमें हमें अपग्रेडेशन करना पड़ता है कि कभी भी कोई ऐसा केस सामने आता है तो हमारी जो पुलिस फोर्सेस हैं या अथॉरिटीज हैं वो कितनी रेडी हैं इसको सॉल्व करने के लिए। मान लो किसी से जैसे कॉल आ जाती है आपको कि आपके नाम पे ना पैसे आ रहे हैं, आप लॉटरी जीत जाते हो, कईयों को लालच आ जाते हैं। इवन मिलिट्री पर्सोनल, डॉक्टर्स, ये मैंने इसलिए एग्जाम्पल लिए, थोड़े हाई क्लास के आगे, ये भी फंसते हैं इन केसेस में। बड़ी बार आप सुनते हो कि कोई मिलिट्री का वेटरन था, वो इस केस में फंसे, डॉक्टर था, इस केस में फंसे। उनको बताया जाएगा कि आपका यही है ना डिटेलिंग। डिटेलिंग तो सबको पता है आज के टाइम पे, हर जगह पे तो आपका नंबर लिंक है, तो आपकी डिटेलिंग निकालना कितना ही टफ है। सब फंसते हैं इसके अंदर। तो मतलब अवेयरनेस जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही लॉ के अंदर अपग्रेडेशन, और रिएक्टिव कितनी है हमारी अथॉरिटीज, मतलब कितनी जल्दी वो प्रिवेंट कर पाएंगी किसी को भी इन सारी चीजों के अंदर फंसने से, वो सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव डायरेक्शन दी है हमारी सेंटर को भी, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी, और देखो टेलीकॉम अथॉरिटीज को भी। टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल फोन, सारे लैपटॉप आपके इंटीग्रेटेड रहेंगे। डिजिटल वर्ड बोल दिया ना तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आपके आ जाएंगे जिसके थ्रू ये सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करी जा सकती हैं। एंड इवन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, आपका एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट आ गया, वो भी इसमें सारा इंक्लूडेड रहेगा। सबको बोला गया है कि एक कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क बनाया जाए, जो कि है भी हमारे पास, जिसको आप बोलते हो I4C। ये एक कोऑर्डिनेशन सेंटर की ही तरह एक्ट करता है, जो सारी बॉडीज के बीच में इजी कांटेक्ट बनाने की ट्राई करता है, कि मतलब ऐसे ना हो कि केस आया किसी एक जगह पे, वो बोलेगी नहीं हमारे वाले पुलिस स्टेशन में तो ये कंप्लेंट ही फाइल नहीं होगी। तो आजकल क्या फोकस किया जाता है, कोऑर्डिनेशन के ऊपर, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी और ब्रांच के अंडर आते हो, वहां का पुलिस स्टेशन आपको डिनाई कर दे कि ये वाला साइबर क्राइम का केस हम पिक नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे क्या कर दिया गया है, कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बना दिया गया है। वो तो फ्रॉड हो गया ना। डिजिटल अरेस्ट मतलब वीडियो कॉल चल रही होगी प्रॉपर, आपको कोई देख रहा होगा कॉन्टिन्यूटी में। डिजिटल अरेस्ट का मतलब सिर्फ इतना ही है। बाद में वो आपसे फ्रॉड करवाएगा, बाद में आपको बोला कि अगर तुझे बचना है तो पैसा सबमिट कर, तो वो फ्रॉड है। डिजिटल अरेस्ट इज, या मैं यहाँ पे हूं, मैंने आपको अरेस्ट कर लिया वीडियो कॉल करके कि इधर बैठा रह चुपचाप, पैसा दे मुझे पहले अब, तभी मैं तुझे छोड़ूंगी यहां से, तो वो डिजिटल अरेस्ट है। पैसा दे दिया, वो फ्रॉड हो गया। तो बस टर्म्स का खेल है, किससे बैठे रहते हैं चुपचाप, जब तक पैसा नहीं आता तब तक बैठे रहो। कॉन्टिन्यूटी में लाइव टेलीकास्ट नहीं होता, कट हो गया तब तो फिर धमकियां भी दी होती है ना अचानक से, तब बंद भी नहीं होता है। बस ठीक है, मुझे भी आया था एक बार, तो फिर वैसे ही उसने मेरे को बोला था कि 50,000 भेजने हैं गूगल पे पे, पूरा वैसा ही स्निपेट बनाया था जैसे गूगल पे पे आता है कि अमाउंट रिसीव हुआ या डिडक्ट हुआ। तो वो मुझे बोलता कि ये देखो गुड़िया मैंने तो भेज दिए 50,000 रुपए। मैं कहा ठीक है अंकल आगे क्या करना है, बोलते आपको रिसीव हो गया। मैं कहा नहीं क्रेडिट का नहीं आया, पर वो इतना नमूना था, पीछे एक और भाई बैठा था वो भी सेम ही बात कर रहा था किसी से, तो मुझे तो पता लग गया ये तो स्कैम ही चल रहा है। 50,000 रुपए
पापा बिना बताए क्यों ही देंगे, और लालच तो आएगा कि यार 50,000 रुपए ऐसे ही भेज रहे हैं तो ठीक ही है। तो उसने क्या बोला कि आप मुझे ट्राई करो 5,000 भेज के, या जितना भी अमाउंट आपको भेजना है कि जा रहा है कि नहीं। तो उसको ये थी तसल्ली कि 500 रुपए भेज देगी, 1000 ही भेज देगी, चल तो जाएगा। तो वो ना आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग इतनी कर देते हैं, जब कॉल्स के ऊपर आपका ऐसा फ्रॉड होना होता है, वो इतना अच्छा ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, आपको लगेगा ये तो अपना ही है। ठीक है, तो ये इमोशंस के साथ खेलना बोलते हैं। तभी तो एक टर्म सुनी होगी आपने, मिलिट्री में एक टर्म यूज होती है, हनी ट्रैप, सबसे इजी वाला हनी ट्रैप। उसमें भी स्पाई करने के लिए कोई लड़का ही बैठा होता है दूसरे एंड पे और आपका यूज कर लेता है, पूरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपसे निकलवा लेता है कि नहीं यू कैन ट्रस्ट मी, आप बता दो मुझे कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। और लड़का भी प्यार में पागल, लड़की को सब कुछ बता देगा, बाद में पता लगा कोई और ही बैठा हुआ था दूसरे एंड पे। तो हनी ट्रैप, ठीक है, लड़की ही, मतलब ये देखो बेट डाली गई, तो इसी वजह से इसको हनी ट्रैप भी बोल देते हैं। अच्छा ठीक है, आपसे क्या ही स्पाई करना है वासु। चलो ठीक है। अच्छा, ये इशू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आजो वापस। तो एक तो बोला कि साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, उनका रिस्क, और फेक पुलिस, सीबीआई, ईडी, आरबीआई के ऑफिशियल बैठे होते हैं सामने और आपको बोलते हैं आप डिजिटली अरेस्ट हो। इसके अलावा जो विक्टिम्स होते हैं उनको फोर्सफुली आपको हाँ, जैसे आपने बोला कि इतनी देर बैठे कैसे रहेंगे, उनके ना फैमिली मेंबर्स को ऐड करना शुरू कर दिया जाता है। फिर कोई आपकी मेलेशियस वीडियो बना दी जाएगी, बोला जाएगा ये लिंक मैं तेरे घर वालों को भेज दूंगा अगर तूने ये बात नहीं मानी। तो मतलब फोर्स क्रिएट किया जाता है, कोर्जन क्रिएट करी जाती है कि बस ये पैसे पे करे फटाफट से और साइड लाइन हो हम। एंड आफ्टर दैट डिजिटल इंडिया, हमने बोला हुआ है डिजिटल इंडिया पर एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस भी निकल के आ रही हैं। तो हमारी अथॉरिटीज कितनी रेडी हैं इनको टैकल करने के लिए, इस वजह से भी ये इशू इंपॉर्टेंट है। सोचो, ये क्राइम, ये फ्रॉड, ये बढ़ते जा रहे हैं। एक टाइम आता है ना कि जनता का ट्रस्ट नहीं रहता, बोलते हैं ना कि कोई कुछ करता तो है नहीं, क्या ही कंप्लेंट करके हम कर लेंगे। तो यहाँ पे बोला कि वो जो ट्रस्ट डेफिशिएंसी भी क्रिएट होती है, से भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी अथॉरिटीज को लेनी पड़ती है कि हम इनको जितना हो सके जल्दी उतना जल्दी रिड्रेस करें। इसके बाद पॉजिटिव डेवलपमेंट अगर देखें जो सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट भी करी कि जो डिजिटल अरेस्ट की कंप्लेंट्स हैं वो रिड्यूस हुई हैं। अब यहाँ पे वर्ड नोटिस करना, यहाँ पे कंप्लेंट्स बोली हैं कि रिड्यूस हुई हैं, कंप्लेंट्स। अब यहाँ से दो पैरामीटर्स निकल के आते हैं, एक तो अच्छे वाले कि शायद रिड्रेसिंग बहुत जल्दी करी गई, जो भी फ्रॉड एक्टिविटीज हुई, जिनका पैसा लॉस हुआ था वो दोबारा से उनको वापस दिलवा दिया गया। पर दूसरी चीजें क्या दिख रही है आपको, कंप्लेंट लिखा है, हो सकता है कि ट्रस्ट एफिशिएंसी क्रिएट हुई हो लोगों की कि कोई कुछ करता तो है नहीं जब भी फ्रॉड रिलेटेड एक्टिविटी आती है। पर अगर इसको पेपर के ऊपर देखें तो हमें कंप्लेंट्स का नंबर रिड्यूस होता हुआ दिखाई दिया है। तो कंप्लेंट अगर रिड्यूस हुई है तो ये भी मान लिया जाता है कि रिड्रेस जल्दी जल्दी हो रही है इन कंप्लेंट्स के अगेंस्ट। अब आते हैं बैंकिंग इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। सबसे पहले एक पर्चा आता है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये अभी मई 11, 2026 में ही आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इनोवेशन हब और साथ में हमारा I4C आई से आ जाएंगे। यहाँ पे 4 लिखा है ना, तो मतलब 4 शब्द जो आएंगे वो किससे होंगे, सी से रहेंगे। कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, सी से साइबर आ जाएगा, क्राइम आ जाएगा और सी से सेंटर आ जाएगा। बस यही है, सारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो होगी वो किस वे में होगी, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगी। नंबर 2, अच्छा देखो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनोवेशन हब और I4C में सारे हैं, सेंटर है, स्टेट है, वो जो आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सुनते हो, सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये सारे आ जाएंगे I4C के अंदर। कोऑर्डिनेशन बोला ना कि सबको कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना है जब केस को रिजॉल्व करा जाएगा। एंड दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इनोवेशन हब, इनोवेशन क्या इंडिकेट कर रहा है, टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं वो भी तो टेक्नोलॉजी एडवांस्ड वाली यूज कर रहे हैं। तो एक डिपार्टमेंट तो होना चाहिए ना आरबीआई के पास भी जो इनोवेट कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली। आजकल हैकिंग बड़ी इजी कर दी है क्रिमिनल्स ने। आपका जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हो उसमें कभी स्पूफिंग कर देगा, कभी जैमिंग कर देगा। ये जो स्पूफिंग एंड जैमिंग है ये बहुत सारी टर्म्स के साथ लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको आप आईपी एड्रेस के नाम से भी जानते हो, उसमें भी लिख सकते हो आईपी स्पूफिंग, आईपी जैमिंग। एक टर्म है जैमिंग। जैमिंग क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे फ्रीज ही होगी है कोई चीज। एंड स्पूफिंग क्या इंडिकेट कर रहा है, किसी चीज को फेक करना। आपको सही लगेगा, वो जब लिंक पहली बार आएगा आपको लगेगा यूट्यूब का वीडियो होगा, जैसे ही क्लिक करा किसी मेलिशियस अकाउंट के ऊपर आप पहुंच चुके हो। ठीक, स्पूफिंग, फेकिंग करना, आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना कि जो आपके पास डेटा आ रखा है ये ऑथेंटिक है बिल्कुल। एयरक्राफ्ट के केस में ये टर्म बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है, दैट इज स्पूफिंग। जैसे पायलट बैठा होता है, उसकी स्क्रीन पे सारा डेटा दिख रहा होता है उसे कि कितनी देर के बाद हमें लैंडिंग करनी है, किस डेस्टिनेशन के ऊपर लैंडिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल ए के ऊपर लैंडिंग करनी थी जो कि इंडिया में ही कोई सिटी है, पर किसी ने हाईजैक कर लिया और जो लैंडिंग है वो कहाँ पे दिखा रहा है कि बी पॉइंट के ऊपर करनी है। तो उसको डेटा बिल्कुल ऑथेंटिक दिख रहा था,
पर एक्चुअल में क्या हो चुका था, मेलिशियस एक्टिविटी हो चुकी थी, दैट इज फेकिंग कर दी गई थी, स्क्रीन के ऊपर अच्छा दिख रहा था। पायलट को कोई पैनिक इसमें नहीं होगा, उसको दिख रहा है कि लैंडिंग तो होनी है और सब कुछ आराम से चल रहा है। पैनिक तब मचेगा जब वो गलत जगह पे लैंडिंग हो जाएगी। नंबर 2 केस आता है जैमिंग का। डेस्टिनेशन ए ही है, कोई बी नहीं है, कोई सी नहीं है, पर इस बार क्या होगा, वो जो पायलट के सामने स्क्रीन लगी हुई थी ना, उस पर एरर आ जाएगा रेड कलर का, तो पैनिक हवा में मच जाएगा। उसके बाद हो सकता है वो ब्लाइंडली फ्लाई करता रहे, कहीं पे टकरा जाए, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जैमिंग में पैनिक क्रिएट करना मेन मोटो रहता है। तो सेम आपके जो डिजिटल डिवाइसेस है वहां पे भी ये सारी चीजें होती हैं। कई बार आजकल बड़ी सारी एप्लीकेशन आ गई हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं अपने बच्चों के फोन पे चेक रखने के लिए, जो कि लीगल नहीं है वो इलीगल, पर आजकल भरोसा नहीं बचा है बच्चों के ऊपर भी पेरेंट्स को, तो वो क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देंगे। आजकल बथेरे बैठे हुए हैं ऐसे आईटी वाले भी और ऐसी एक्टिविटीज कंडक्ट करने वाले भी, जो क्या करेंगे, एक सॉफ्टवेयर आपके फोन के अंदर डाल देंगे। उसके बाद पेरेंट्स के पास आपके कैमरा का भी एक्सेस है, आपकी लोकेशन का भी एक्सेस है, मतलब पेरेंट आपको पूरा टाइम देख सकता है, क्योंकि फोन ऐसी चीज है जो आप वॉशरूम भी लेके जाते हो, आप लेटे लेटे भी पकड़े रखते हो, हर जगह पे आपका ट्रैक रखा जा सकता है। ये लीगल नहीं है वैसे, मतलब पेरेंट्स अगर पकड़े गए ना बच्चों के थ्रू, तो आ जाएंगे अपने फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। आजकल बच्चे बहुत एक्टिव हो रखे हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट आपने वायलेट करा है, ऑल प्राइवेसी का मेरे पास फंडामेंटल राइट है, तो वहां पे आ जाएंगे। पेरेंट्स भी लाइक ये एब्सोल्यूट नहीं है। प्राइवेसी, कौन सी प्राइवेसी चाहिए तुम्हें? इंडियन पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं, कौन सी प्राइवेसी, हमें तो नहीं मिली थी प्राइवेसी बचपन में। तो ये सारी चीजें जो होती हैं फ्रॉड के साथ। एक बच्चे का केस था, छोटा सा बच्चा था, एक लड़की से बात कर रहा था, 13 साल का ही था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था। तो बोले कि दीदी ने बोला कि 4 लाख डाल दे मैंने भी गूगल पे कर दिया। बाद में पता लगा कि किससे बात कर रहा था, तो एक गेमिंग एप्लीकेशन थी, वो गेम भी खेलता था और साथ में लड़की से बात भी करता था। लड़की ने 4 लाख ली। 13 साल का लड़का बोलो लड़की से बात कर रहा है, हाँ ट्रैप ही हो गया एक तरह से। हाँ चलो ठीक है, तो मतलब आप क्या देख रहे हो आप चुप बैठ जाओ, आप चुप बैठो, आपके साथ सब कुछ हो चुका है, मान लिया हमने। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि पैसे की बात हो रही है, आरबीआई की इन्वॉल्वमेंट, हमारे बैंकिंग सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट, एंड I4C क्या इंडिकेट कर रहा है कि सारी बॉडीज इंक्लूड रहेंगी, सेंटर भी, स्टेट भी, आपके पुलिस भी, एंड आपके जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो भी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एवरीथिंग, ठीक है, सारे इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। अब बोला इसमें लगभग 1,23,590 ब्रांचेस हैं और लगभग 69 बैंक्स इसमें इंक्लूडेड है। ये वाला डेटा आप स्किप कर सकते हो, इसको लिख लेना कि अराउंड 69 बैंक्स को इसमें इंटीग्रेट करा गया है। नाउ मनी रेस्टोरेशन मैकेनिज्म पोर्टल भी एक बनाया गया है ताकि जो लॉस्ट मनी है उसको दोबारा से वापस लाया जा सके। इसमें अराउंड 57 बैंक्स हैं और ये भी सारी स्टेट्स और यूटीज में इंप्लीमेंटेड है। सिग्निफिकेंस क्या होगा, कभी भी ऐसी कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुई, किसी म्यूल अकाउंट के थ्रू हुई, तो हमारी जो अथॉरिटीज होंगी वो बैठी होंगी फटाफट से उसको ब्लॉक करने के लिए, ताकि सेम टाइप ऑफ क्राइम किसी और के साथ ना हो। फिर ट्राई करी जाएगी इस पोर्टल के थ्रू कि पैसा जो है वो वापस भी लाया जा सके। इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस अगर देखें, E0 FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, E0 इसमें लगा दिया है। E एक तो इंडिकेट कर रहा है कि आप इसको डिजिटली फाइल कर सकते हो, एंड 0 इंडिकेट कर रहा है कि कोई भी पुलिस स्टेशन आपको डिनाई नहीं करेगा कि आप इस जगह के नहीं हो, ये वाला जो एरिया है हमारी ब्रांच के अंडर नहीं आता, उनको कंप्लेंट आपकी लिखनी पड़ेगी। अभी के लिए ये 19 स्टेट्स में ऑपरेशनल है, पर इसको बोला गया है कि पैन इंडिया लेवल पे मैंडेटरी कर दिया जाए, जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर अभी सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस करा था, तो उसके तहत बोला है कि ये सब जगह पे इसको अलाउ करना चाहिए। बाकी आपका 14 स्टेट्स में स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, वहां पे आई लिखा था, इंफॉर्मेशन था, यहाँ पे स्टेट आ गया, बस सेम ही है। और बाकी टेलीकॉम ने कहां पे रिफॉर्म करे, क्योंकि आपने शुरू में ही देखा कि एक टेलीकॉम का भी मेंशन करा था, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन सारे डिजिटल डिवाइसेस उन्हीं के तो अंडर आ गए। आपकी तराई आ जाती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इन्होंने भी क्या किया, अपने कुछ रूल्स के अंदर अपग्रेडेशन करे, जो कि यहाँ पे पढ़ने जरूरी नहीं है। रूल्स क्या है कि जल्दी से आप कंप्लेंट फाइल करें, जल्दी से जो अथॉरिटीज हैं वो आंसर करें, मतलब अकाउंटेबल होनी चाहिए। तो इनके रूल्स कौन कौन है, टेलीकम्युनिकेशन रेडियो इक्विपमेंट पोजेशन ऑथराइजेशन रूल्स 2025 एंड टेलीकॉम कम्युनिकेशन यूजर आइडेंटिफिकेशन रूल 2025। सबसे पहले रेडियो इक्विपमेंट पोजेशन ऑथराइजेशन, एंड दूसरा मतलब ये आपके डिवाइसेस से रिलेटेड बात कर रहा है, ये यूजर जो भी यहाँ पे विक्टिम हो सकता है उसकी आईडी के बारे में बात कर रहा है। तो इनमें कुछ अपग्रेडेशन करे गए हैं टेलीकॉम के थ्रू, जो कि इस आर्टिकल में पूरे डिटेल में नहीं दे रखे थे। नेक्स्ट की डायरेक्शन जो अब सुप्रीम कोर्ट ने दी है कि क्या क्या अपग्रेडेशन करने की जरूरत है। नंबर 1 तो बोला स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसको SOP भी बोलते हैं। जैसे आप पेपर फिल करते हो कोई सा भी, तो उसका भी एक रजिस्ट्रेशन का तरीका होता है ना,
कि पहले आप अपना नाम डालिए, पता डालिए और उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा, एक तरीका होता है। उसके बाद बोला जाता है वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट डालने पड़ेंगे। तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, एसओपी, जहां पे भी टर्म आती है उसका एक ही मीनिंग रहता है। सेम यहाँ पे सेंटर, स्टेट, आरबीआई, टेलीकॉम अथॉरिटीज, इनको बोला कि जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है ये कॉमन होना चाहिए, कि आप फास्टली कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाओगे, ताकि ऐसा कोई भी फ्रॉड रिलेटेड स्कैम अगर होता है और ऐसा डिजिटल अरेस्ट वाला कोई केस आता है तो कैसे आप इसको जल्दी से रिड्रेस करोगे। नंबर 2, टेम्परेरी डेबिट होल्ड। थोड़े टाइम के लिए अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, मतलब जो अमाउंट था एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जा रहा था, टेम्परेरी फ्रीजिंग की भी एक ऑप्शन होनी चाहिए। ये जो अमाउंट है ये गलत जगह पे जा रहा था, उसको फ्रीज कर दिया जाए। पर आजकल आप देखते हो इतने सारे एप्लीकेशन अपने पास आ गए, इंस्टेंट पेमेंट आप कर पाते हो। पहले पिन का प्रोसीजर आया, पिन की जगह पे फिर वॉलेट वगैरह आ गए, फिर आज के टाइम पे किसी सीधा बायोमेट्रिक यूज करा, फटाफट से पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाएगी। मल्टीपल फीचर ऐड हो चुके हैं, तो फ्रीजिंग वाली दिक्कत तो रहती है। पर बोला कि म्यूल अकाउंट है, अगर आपको दिखाई दे रहा है सामने कि कोई मलिशियस एक्टिविटी हो रही है एंड ये म्यूल अकाउंट में नाम भी कुछ रैंडम ही यूज करे गए हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं आपके आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के ऊपर, तो उनको फ्रीज कर दिया जाए, तो ताकि वो जो डेबिट हुआ था वो होल्ड पे आ जाए, एटलीस्ट पैसा तो नहीं गया ना उसके अकाउंट पे। ऑब्जेक्टिव यही है कि जो विड्रॉल और लॉन्डर्ड मनी होती है उसको फटाफट से फ्रीज करके हम बचा सके एटलीस्ट। तो बीच में रुक गया वो कहीं ट्रांजेक्शन, पर गया नहीं उस म्यूल अकाउंट के अंदर, तो ऐसा फीचर भी होना चाहिए। अब ये डायरेक्टिव है, इनको अप्लाई नहीं करा गया है, डायरेक्टिव है, डायरेक्शन दी गई है कि आप इनको यूज कर सकते हो। नंबर 3 इज टाइम बाउंड मनी रेस्टोरेशन। अब ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का आ गया कि जो रिकवरी है वो जल्दी से होनी चाहिए, जो भी पैसा गया है वो लॉस्ट मनी उनको विक्टिम्स को जल्दी से प्रोवाइड करी जा सके। मैंडेटरी E0 FIR, क्योंकि अभी आपने देखा ये सिर्फ 19 स्टेट्स में ही इंप्लीमेंटेड है, इसको बोला है पैन इंडिया लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट करा जाए। कोई भी पुलिस स्टेशन आपको डिनाई ना करे कि आप इस ब्रांच के अंडर नहीं आते हो तो आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाओ, वहां पे कंप्लेंट फाइल करो, या इलेक्ट्रॉनिकली भी कर रहे हैं तो वहां पे आता है ना कि सेलेक्ट करिए कि कौन सी ब्रांच के अंडर, तो वैसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं रहेगा, ये पैन इंडिया रहेगा, आप जहां मर्जी से कंप्लेंट फाइल करें वहां पे ये इन्फॉर्मेशन रहेगी। एंड I4C यही तो काम करता है, आपने एक जगह पे कंप्लेंट फाइल करी, वो जो डाटा होगा वो बाकी पुलिस स्टेशन को भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ऑटोमेटाइजेशन का एक फायदा और रहा कि एक पुलिस स्टेशन को दूसरी पुलिस स्टेशन में कॉल नहीं करनी पड़ी कि ऐसा कोई डिजिटल स्कैम हो रखा है, आप देखिएगा कि आपकी साइड में अगर कोई ऐसी सेम कंप्लेंट आती है तब जाके कोऑर्डिनेट करेंगे, नहीं। I4C ने बोला कि हम अपने पोर्टल्स को कनेक्ट करके रखेंगे, एंड अगर कनेक्टिविटी रहेगी तो ये मैटर नहीं करेगा कि ज्यूरिस्डिक्शन किसके अंडर ये आता है, आप फटाफट से उस कंप्लेंट के ऊपर काम करना शुरू करो। स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, आई थिंक ये अब आपको क्लियर है, जैसे I4C आप बोल रहे हो वैसे ही आपका आ जाएगा स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ताकि साइबर क्राइम को लेकर जल्दी से जल्दी आप रिस्पॉन्स कर सके। ग्रीवेंस रिड्रेसल फ्रेमवर्क, यहाँ पे बोला एक पोर्टल होना चाहिए, जैसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसको चेक करती है, तो इसको बोला कि जल्दी से जल्दी इनको अडॉप्ट भी करो। पोर्टल तो बना दिए पर यूटिलिटी में कितने आ सके तो उसके ऊपर काम किया जाए। नाउ सिग्निफिकेंस, सिटीजन के केस में अगर देखेंगे तो कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन फास्ट हो जाएगी, क्योंकि अब आपको पता है, अवेयरनेस है कि काम कर रही है हमारी अथॉरिटीज इसके ऊपर, रजिस्ट्रेशन एक तो फटाफट हो जाएगी। E0 FIR बोला ना, वहां पे ये नहीं आपको सोचना पड़ेगा कि बस इसी पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट जाएगी, पैन इंडिया लेवल पे जिसके पास भी, जहां पे भी आपको नियर बाय लगता है वहां पे आप फाइल कर सकते हैं। नंबर 2 इज इंप्रूव चांसेस होंगे कि जो मनी लॉस हुई थी उसकी रिकवरी हो सके। देखो 100% कभी भी नहीं होगा, जो हैकर्स होते हैं वो भी एट पीक चले होते हैं टेक्नोलॉजी के केस में, पर कहीं जगह पे तो रेस्टोरेशन हो ही सकती है। देन बेटर विक्टिम प्रोटेक्शन, विक्टिम वही हुआ जिसके साथ ये डिजिटल अरेस्ट हुआ या कोई भी फ्रॉड कंडक्ट करा गया। बैंकिंग सेक्टर में अगर देखें तो पहला तो फोकस इसी पे होगा कि फ्रॉड डिटेक्ट हो पाए, कि म्यूल अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन तो करवा दी गई किसी विक्टिम के थ्रू, पर क्या आप उसको ट्रैक कर पा रहे हो, तो पहले तो डिटेक्शन पे ही फोकस रहेगा। कोऑर्डिनेशन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ भी होना चाहिए। आप ऐसे काम मत करो कि RBI अलग पिलर है इकोनॉमी सेक्टर में एंड जो सेंटर है वो अलग है, गवर्नमेंट उनका काम है कि कानून आप बनाए, लॉ एनफोर्समेंट की सेंटर की डायरेक्शन के अंडर काम करेगा, नहीं। यहाँ पे बोला कोऑर्डिनेटेड वे में आपको काम करना पड़ेगा। एंड जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी है, मनी लॉन्ड्रिंग वही ब्लैक मनी को आपने धोया और कन्वर्ट कर दिया इनटू व्हाइट मनी, कमाया ब्लैक तरीके से था, इलीगल तरीके से था, पर आप उसको रिप्रेजेंट ऐसे करोगे कि हम लीगल तरीके से कर रहे हैं। सारे जुड़ेंगे यहाँ पे। कोऑर्डिनेशन जब बोल दिया ना, सारी अथॉरिटीज, वहां पे लिखा था शुरू में कि एवरी अथॉरिटी जो भी लॉज के साथ जुड़ी हुई है, जो भी केसेस के साथ जुड़ी हुई है, सारी आएंगी। हेड कोई नहीं कर रहा है, ये कोऑर्डिनेशन पे फोकस कर रहा है। कंप्लेंट से शुरू होगा कोऑर्डिनेशन, जब कंप्लेंट आएगी ना तब जाके मैकेनिज्म शुरू होगा। वहां पे कोई नहीं बोलेगा मैं सेंटर, मैं स्टेट, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। आपको कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना पड़ेगा। किसी के लिए शायद 1000 रुपए कुछ भी नहीं थे कि मैं कंप्लेंट फाइल करूं, हो गया, आगे से ध्यान रखेंगे, पर किसी के लिए शायद वो वेस्ट था, इंपॉर्टेंट था, उसकी जो रोजी रोटी थी वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट थी, तो उसके लिए तो 1000 भी इंपॉर्टेंट है।
चलो फॉर गवर्नेंस अगर देखें तो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन भी यहां से बढ़ेगा। ये नहीं बोलेगी आरबीआई में अलग से काम करूंगी, एनफोर्समेंट डायरेक्टर बोलेगी मैं अलग से काम करूंगी, नहीं, यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड वे में आपको सारे काम करते हुए दिखाई देंगे। तो चाहे से आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, I4C है, टेलीकॉम अथॉरिटी है, स्टेट है, हर कोई कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेगा। सबने बोली थी तब आप सुना रहे थे कि मेरे साथ ट्रैप हुआ था। पहले तो 4C लिखा है, बताओ क्या क्या टर्म सी से आ सकती है। सी फॉर साइबर क्राइम, कोऑर्डिनेशन, सी से सेंटर, आई से क्या आ जाएगा, बस यही था। फुल फॉर्म कभी भी याद नहीं करनी है, इनको तोड़ लो, तभी लिखी जाएगी, याद करोगे भूल जाओगे 4-5 दिन के बाद, तो इनको तोड़ के किया करो। 4 इंडिकेट कर रहे हैं कि 4 वर्ड जो है वो सी से ही आएंगे। नाउ चैलेंजेस क्या है कि बोल तो दिया सब कुछ अच्छा भी लगा, कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन, पर ये क्या कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो पाएगा? सबसे पहला तो चैलेंज यही आता है। अनइवन इंप्लीमेंटेशन करी जाती है क्रॉस स्टेट। जैसे आपने देखा E0 FIR 19 स्टेट्स में इंप्लीमेंटेड है, बाकी स्टेट्स का क्या या बाकी यूटीज का क्या जहां पे इसको इंप्लीमेंट नहीं करा गया है। उसके बाद पब्लिक अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट। जब कोई ऐसे ट्रैप में फंसा, उसको अरेस्ट वर्ड पता था, डिजिटल अरेस्ट नहीं पता था, पर उसको इतना पता था कि इंटरनेट यूज करा जा रहा है आजकल हर जगह पे, तो क्या पता डिजिटल अरेस्ट भी होता है। तो एक तो अवेयरनेस की कमी। क्रॉस बॉर्डर साइबर क्रिमिनल नेटवर्क्स, क्रॉस बॉर्डर किसी दूसरी कंट्री में जाके बैठे हैं, वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। इसके बाद आजकल जो फ्रॉड टेक्निक्स हैं, एआई और स्पूफिंग के जरिए ये और इंक्रीज कर गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आज एक आर्टिकल भी आ रखा है, उसको आप चाहें तो रीड कर सकते हो, पर एआई के ऊपर हमने 2-3 आर्टिकल पास्ट में कर लिए हैं, तो अभी मैं नहीं पिक कर रही हूँ। उसमें बोला गया था कि एआई को फ्रंटियर लेवल पे अगर बूस्ट करवाना है तो $10 बिलियन तक की हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, काफी बड़ा अमाउंट है। और बोला कि एआई एक टाइम पे हमें दिखता है बून की तरह, पर कर्स भी दिखाई देता है। बून कैसे कि इतनी सारी एक्टिविटीज आपकी इजी होगी। पहले कोड मैनुअली होते थे, आज के टाइम एआई करके दे देता है। तो जिसमें पहले लग जाते थे 4 महीने 7 महीने, एआई के साथ आप बैठोगे शायद 4 घंटे के अंदर वो काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ईजी तो करा है काम को उसने। उसके बाद क्रिएटिविटी, पहले इंसान खुद क्रिएटिव हुआ करता था, अब एआई बोलती है तुम बस अपना प्रॉम्प्ट डाल दो, मैं बना के दे देती हूँ तुम्हें। काम ईजी भी हुआ है, पर यहीं से आपको डिसएडवांटेजेस भी दिख रही हैं। मैनुअल वर्क, मैनुअल जो क्रिएटिविटी थी वो डिक्लाइन होती हुई भी दिखेगी, क्योंकि हम डिपेंडेंट किसके ऊपर हो गए, एआई के ऊपर। उसी के साथ जैसे आप आंसर लिखते हो अपना, कईयों ने फटाफट से सर्च ही मारा और चेप दिया पेपर के ऊपर, तो आपकी क्रिएटिविटी तो गायब भी होगी, आपकी एनालिसिस तो गायब भी होगी। फिर आपको दिक्कत आती है कि आंसर नहीं लिखा जा रहा, वो तभी नहीं क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी थी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर, ये इसका ड्रॉबैक भी निकल के आया। इसके बाद आते हैं मैलिशियस एक्टिविटी की तरफ। एआई के यूज करके एक डीप फेक भी आपने सुन रखा होगा, जैसे मोदी जी गाना गाने लग जाते हैं अचानक से, फिर बोलते हैं बहुत ही सुरीला मैंने गाया, है ना। वो क्या था, वो डीप फेक ही तो था। आपकी जो साउंड थी उसको कॉपी कर लिया गया और एक गाना आपसे गवा दिया गया, वहां पर सेम डांस भी करवा दिया जाता है, कितनी सारी वीडियोस बनती हैं, आपको पता ही नहीं लगता है असली क्या है और नकली क्या है। रियल और फेक के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं रही है। तो मतलब जो क्राइम्स होंगे वो आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ने वाले हैं, तो हमको भी अपग्रेड उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। इसके बाद स्किल्ड साइबर फोरेंसिक पर्सन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो साइबर क्राइम ब्रांच के अंदर होते हैं उनके पास सबका डेटा एक्सेसिबिलिटी होती है, आपकी आईडीज पड़ी हुई हैं, आपको लगता है मेरा फोन पर्सनल, नहीं, इनके पास सबका डेटा अवेलेबल होता है। वैसे अलाउड नहीं होता पेरेंट्स को कि आप बच्चे का डेटा इन चीजों के थ्रू देखें, पर मानते कहाँ हैं पेरेंट्स कई बार। बट एनीवेज यहाँ पे भी बोला है कि स्किलिंग अपग्रेड करने की जरूरत है। आईटी सेक्टर से भी जाते हैं काफी सारे, जिन्होंने बीटेक करी होती है ना, उनके लिए अलग से निकल के आती हैं जॉब वैकेंसी साइबर क्राइम ब्रांचेस के अंदर, कि अगर आपका आईटी में कुछ रहा है, स्पेशली एथिकल हैकिंग आपने सुनी होगी एक, उसके अंदर अगर कोई कोर्स करा था तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी निकल के आती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत, वेजेस बहुत लो होते हैं, सैलरी बहुत कम दी जाती है जिनको रिक्रूट करा जाता है। यहाँ पे 15,000 से तो शुरू ही होता है, उसके बाद जाके 25 पहुंचता है, 50, सबको बढ़िया ऑफर प्राइवेट कंपनी से आ जाता है। और जो अच्छे अच्छे स्किल्ड जो वर्कर्स होते हैं यहाँ पर, वो छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो चली रहती है ये साइकिल कॉन्टिन्यूटी में। तो ये भी दिक्कतें आती हैं। तो ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं जो इंडिया के अंदर फेस होते हैं। नाउ वे फॉरवर्ड नहीं सोचना होता, जो आपने चैलेंज लिखे होते हैं उसको ही आप बेटर तरीके से कैसे फ्यूचर में सजेशन की तरह ऐड कर सकते हो, वही लिखना होता है। तो इन्हीं को अपग्रेड करना है, जो कि मैंने साथ साथ में एक्सप्लेन करा, वही वे फॉरवर्ड के अंदर आता है। तो वे फॉरवर्ड के लिए अलग से हेडिंग याद नहीं करनी होती, चैलेंजेस को ठीक से समझो, फिर उन्हीं को तो इंप्रूव करना है। वहां पे खामियां आपको पता लगी, उन्हीं को ठीक करना था, वही आपका वे फॉरवर्ड के अंदर आएगा। एंड लास्ट में कंक्लूजन, मतलब अब रिएक्टिव तो थे ही हम कि रिएक्शन तो शो कर ही रहे हैं कि फ्रॉड हो गया। प्रिवेंटिव कितने हैं, कितनों को बचा पा रहे हैं, कितनों की जो लॉस्ट मनी थी उसको हम रिकवर कर पा रहे हैं, ये भी मैटर करेगा आने वाले टाइम के अंदर। तो यहाँ पे मेन जो फोकस होगा कोऑर्डिनेशन पे तो करना ही है। वहां पे ये नहीं होना चाहिए हमारी स्टेट तुम्हारी स्टेट, एक तो ये बैरियर रिमूव करने की जरूरत है। नंबर 2 टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना जरूरी है, जहां पे जो क्रिमिनल्स हैं एआई का प्रॉपर यूज कर पा रहे हैं, स्पूफिंग कर दे रहे हैं। आजकल सुनते हो ना आप, ऐसे हैक हो गया, हुआ कैसे, यही क्वेश्चन मार्क रह जाता है। बैकएंड पे एक टाइम पे वो भी एथिकली होते हैं, बाद में उनको पता लग जाती है रियलिटी, फिर वो इन इलीगल एक्टिविटीज में भी चले जाते हैं। इंटेलिजेंट तो है अगर टेक्निकली उनको देखें हम, तो ज्यादा अपग्रेडेड है आपकी अथॉरिटी से। तो बोला कि एक तो टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना है, एंड नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक अवेयरनेस। लोगों को पता ही नहीं है डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज नहीं है लीगल, ये इलीगल है, ये साइबर क्राइम है। पर अरेस्ट वर्ड जैसे ही सुना तो अरेस्ट से क्या लगा आपको कि ये तो पुलिस ही है सामने बैठी हुई जिसने भी हमें पकड़ा है। कोई सूट बूट बना के प्रॉपर ऐसे बॉडी बिल्डर टाइप बैठ गया है वहां पे क्रिमिनल, वो तो देख के ऐसे लगेगा कि इसकी तो पर्सनैलिटी ऑफिशियल वाली है। तो लोगों को तो यही लगेगा। तो एक और जहां पे कमी रहती है दैट इज पब्लिक अवेयरनेस, यहाँ पे भी काम करने की जरूरत है। डन। तो नेक्स्ट वीक जो थर्सडे वाला टेस्ट रहेगा इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बीच में मैंने हिंट दे दिया होता है आपको वैसे कि मेंस के लिए कौन सा क्वेश्चन ज्यादा रेलिवेंट है, तो इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीक के लिए।